नमस्कार दोस्तों, आपका हृदय हिंदी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यह मेरे यूट्यूब जगत का पहला वीडियो है। मेरा उद्देश्य हिंदी को सुगम बनाने और परीक्षाओं में 100% अंक दिलवाने के साथ साथ आपको हिंदी के बुनियादी स्तर से जोड़कर विषय में रुचि प्रदान करना है। आशा है आप इसका पूरा लाभ लेंगे। आपका प्यार और आशीर्वाद मेरे लिए मार्गदर्शन होगा। आज के पहले वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी काव्य का इतिहास, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के पाठ्यक्रम में ये है। और तो इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, लेकिन हम अपनी परीक्षा और पाठ्यक्रम को देखते हुए इसका अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इस विषय में हिंदी काव्य का इतिहास, जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हिंदी का काल विभाजन सर ग्रियर्सन ने किया। ग्रियर्सन का काल विभाजन, उसके बाद मिश्र बंधुओं का काल विभाजन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। एक्चुअली सब में कुछ ना कुछ कमियां रही। ग्रियर्सन ने जो विभाजन किया उसमें उन्होंने जो नाम दिए, उन्होंने सबसे पहले तो 11 भागों में साहित्य को बांटा, और जो दूसरा, पाँचवां, 11वां ये सब नाम दिए, ये बिल्कुल से इतिहास से जुड़ा हुआ नाम। उसमें से एक नाम मुझे याद आ रहा है, रानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान। तो उसमें कहीं साहित्य की कोई भूमिका ही नहीं थी, इसलिए विद्वानों ने इसे नहीं माना। और फिर मिश्र बंधुओं ने विभाजन किया, फिर कुछ सुधार करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, फिर डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने भी किया, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी किया। ऐसे कई लोगों ने हिंदी साहित्य का विभाजन किया, लेकिन हम जिसकी बात करने वाले हैं वो मैंने आपके लिए व्यक्तिगत रूप से किया है, आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, ताकि आप परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्त कर सकें। यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है इसमें, सर्वमान्य और सर्वप्रचलित काल विभाजन। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि आप लोगों ने पूर्व पाठ्यक्रम में पढ़ा होगा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गाही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो मतलब जो हमारे काम का है हमें उसे ही पढ़ना चाहिए, बाकी जो फालतू चीज़ें हैं हमें उसमें माथापच्ची करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम सबसे पहले जिसका बात करने वाले हैं वो है वीरगाथा काल यानी आदिकाल की, जिसकी समय सीमा है तो सबसे पहले हम देखें वीरगाथा काल यानी आदिकाल। वीरगाथा काल, इसकी समय सीमा है 993 से 1318 ईस्वी, जिसका हम अध्ययन करेंगे। इसकी समय सीमा 993 से 1318 ईस्वी। आदिकाल का नामकरण इसलिए मैंने कई नाम लिख दिए हैं क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे ही पूछता है, अन्य नामों को पूछता है, आदिकाल के अन्य नाम दीजिए, या कोई नाम दे देगा चारण काल, किस काल का नाम है, तो उसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ सब लिख दिया है मैंने। आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा। क्यों कहा? क्योंकि आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, और काल अर्थात समय, अर्थात जहाँ से हिंदी साहित्य का प्रारंभ हुआ, आदिकाल प्रारंभिक समय। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल की संज्ञा दी। वीर गाथा नाम से ही स्पष्ट है, वीरों की गाथा का समय, काल अर्थात समय। तो इसमें जो रचनाएं लिखी गई उसमें वीर रस की प्रधानता होती थी, इसलिए वीरगाथा काल की संज्ञा दी गई। प्रधानता क्यों होती थी? क्योंकि जो लोग कवि होते थे वो युद्ध क्षेत्रों में जाते थे, युद्धों को देखते थे और ज्यों का त्यों काव्य में लिख देते थे। या कई कवि तो ऐसे हैं जो युद्ध भी लड़ते थे और काव्य भी लिखते थे। जाहिर सी बात है कि वीर रस की प्रधानता होगी, इसलिए शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल की संज्ञा दी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल की संज्ञा दी। चारण का अर्थ भी होता है प्रारंभ। मिश्र बंधुओं ने साफ साफ प्रारंभिक काल ही कह दिया, क्योंकि इसका वास्तविक नाम प्रारंभिक काल ही होना चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल कहा, जहाँ से हिंदी साहित्य का उद्भव हुआ, और सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरत्यान ने कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा। क्यों, आप लोग जान चुके हैं। संधि चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा। और फिर हम जिस का बात करने वाले हैं वो है भक्ति काल, यानी भक्ति काल जो है वो उसी का नाम है पूर्व मध्यकाल, और ये समय जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें मुक्ति मार्ग के रास्ते बताए गए, ईश्वर से मिलने के रास्ते बताए गए। इसको दो रूपों में विभाजित किया गया, निर्गुण भक्ति काल और सगुण भक्ति काल।
निर्गुण भक्ति, जो लोग निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते थे वो उन्होंने एक नए समय में बट गए और उसको नाम दिया गया निर्गुण भक्ति काल। और जो लोग सगुण ईश्वर की मूर्ति को पूजते थे, ईश्वर के सगुण रूप को पूजते थे, उन्हें सगुण भक्ति काल का नाम दिया गया। फिर निर्गुण भक्ति काल दो रूपों में विभाजित हुआ, जो था ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी आप ऐसे समझें कि कुछ लोगों ने कहा कि ईश्वर से मिलने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। कुछ ने ऐसा कहा कि ईश्वर से मिलने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने ज्ञान मार्गी नाम दिया कि भाई अगर ईश्वर से मिलना है, अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको ज्ञान होना चाहिए। लेकिन और कुछ ने प्रेम को, प्रेम सबसे सुलभ होता है कोई भी चीज़ प्राप्त करने को, तो ईश्वर से भी ईश्वर को की प्राप्ति के लिए भी प्रेम को मार्ग बताया और उन्हें प्रेम मार्गी शाखा कहा गया। ठीक है, मतलब जो प्रेम के मार्ग से ईश्वर तक जाए उसे प्रेम मार्गी शाखा कहा गया। और उसके बाद जो आपका सगुण भक्ति काल है, सगुण भक्ति काल, उसके भी दो रूप, राम भक्ति, कुछ राम की पूजा करने लगे और कुछ कृष्ण की। कुछ ने कहा भाई राम ज़्यादा बलवान हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा आसानी से हम उन्हें पा सकते हैं, तो राम को पूजने लगे। और एक नई धारा बनी, राम भक्ति धारा, जिसके प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास और उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है श्री राम चरित्रमानस। और कृष्ण भक्ति धारा आप जानते ही हैं, सूरदास, सूरशरावली वगैरह उन्होंने लिखा है। तो ये भक्ति काल का विभाजन था। इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब हम जिसका बात करेंगे वो है हमारा जो है रीतिकाल। रीतिकाल और इसी का एक अन्य नाम है उत्तर मध्य काल। ठीक है, उत्तर मतलब बाद का, बीच, मध्य मतलब बीच का, काल मतलब समय, तो बाद का बीच का समय। समय सीमा इसकी, अगर समय सीमा की बात करें तो इसकी समय सीमा है 1643 से 1843 ईस्वी, 1643 से 1843 ईस्वी। और इसको रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी गई। जितनी भी रचनाएं इस समय में लिखी गई उनमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती थी। कई कवियों ने तो अपनी प्रेमिकाओं की तुलना प्रकृति से की है और इसीलिए विद्वानों ने इसे अपभ्रष्ट काल की संज्ञा दी, क्योंकि इस समय में विद्वानों का मानना था कि हिंदी साहित्य भ्रष्ट हो गया था, तो इसलिए उन्होंने अपभ्रष्ट काल की संज्ञा दी। सुंदर सुंदर अलंकारों के प्रयोग भी यहीं से हुए, इसलिए इसका अन्य नाम अलंकृत काल भी है। और फिर रीति काल का जो विभाजन हुआ वो रीतिबद्ध काव्य, रीतमुक्त काव्य और रीत सिद्ध काव्य के रूप में हुआ, जिसका हम एक एक करके थोड़ा सा इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे विभाजन तो अब हम एक एक करके इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं रीतबद्ध। तो रीतबद्ध काव्य धारा उन कवियों की है, आप देख रहे हैं, जिन्होंने राजाओं यानी उनकी पत्नी या प्रेमिकाओं को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की। ये कवि पहले संस्कृत से काव्य लक्षण या सिद्धांतों का अनुवाद करते थे। क्लियर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, इसलिए थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको क्लियर दिखे। अनुवाद कर ब्रज भाषा में करते थे, उसके बाद उसे काव्य का रूप देते थे। मतलब ये पहले संस्कृत को पढ़ते थे, संस्कृत में जो लक्षण ग्रंथ होते थे उनको पढ़ते थे, उसके बाद उसे काव्य का रूप इसलिए देते, राजा की जो प्रेमिकाएं होती थी राजाओं की, उनको संबोधित करते हुए काव्य लिखते थे। और जो दूसरा है रीतमुक्त। तो रीतमुक्त कवि वे हैं जिन्होंने ना तो लक्षण ग्रंथों की रचना की, ना ही लक्षण ग्रंथों की रीति से बंधकर अपनी रचनाएं की। इस प्रकार रीतिकालीन कविता के दौर में भी ये लोग परंपरागत शैली से हटकर स्वच्छंद रूप से रचना करते रहे। इन लोगों ने जो रचनाएं की वो रीति से मुक्त होकर, मतलब जो परंपराएं थी उनको फॉलो नहीं किया, ऐसे आप मान लें, तो इन्हें रीतमुक्त की संज्ञा दी गई। तीसरा है रीति सिद्ध काव्य। तो ये जो रीति सिद्ध कवि काव्यशास्त्र आधारित काव्यांग विमोचन नहीं करते, वे नायक नायिका, रस, छंद, अलंकार, गुण, दोष के लक्षण नहीं विवेचित करते, बल्कि वे सीधे काव्यांगों के सरस उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जहां उनकी कविताई का चरम परिपाक दृष्टिगत होता है। यही कारण है कि रीत सिद्ध कविता काव्य रीति के भार से दबकर बोझिल नहीं हुई। तो ये रीत सिद्ध लोग थे, ये कुछ इस प्रकार की परंपराओं को फॉलो करते थे। और अब हम पढ़ेंगे जो है हमारा गद्य काल।
आधुनिक काल, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है क्योंकि सभी जो कवि हैं वो इसी समय के हम लोगों के हैं पाठ्यक्रम में और उन्हें पढ़ने हैं। 1843 से अब तक इसकी समय सीमा जो है वो 1843 से अब तक है। और इसमें हम सबसे पहले अगर अध्ययन की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आप यहाँ देखें सीधे, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग और भारतेंदु युग के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इसको हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो दूसरा समय है वो है आपका द्विवेदी युग। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके जनक हैं और इस पर हम विस्तृत, जब हम इनके कवियों को पढ़ेंगे तो विस्तृत चर्चा उस समय हम करेंगे। और जो हमारी तीसरा है वो है छायावाद युग या छायावादी युग। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, उन्हें याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि भारतेंदु के जनक भारतेंदु जी हैं, द्विवेदी के जनक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। छायावाद का जनक कौन है, आपके मन में एक स्वाभाविक प्रश्न आया होगा। तो छायावाद को समझ लीजिए एक छत है और उस छाया के नीचे, उस छत के नीचे 4 स्तंभ खड़े हुए हैं जिन पर वो टिका हुआ है। और वो स्तंभ ये हैं प्रसाद पंत निराला वर्मा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी और सुमित्रानंदन पंत जी और निराला जी और महादेवी वर्मा जी। और जो हमारा सबसे अंतिम समय सीमा है वो है छायावदोत्तर युग। छायावदोत्तर युग, और उस पर फिर 2 पार्ट हैं उसके, आपको क्लियर दिखे इसलिए मैं कैंसिल करके दिखाता हूँ। एक है आपका प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, यहाँ आप देख रहे होंगे प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, और दूसरा है आपका नई कविता, ठीक है। ये दोनों आधुनिक समय में हैं। जो अब आधुनिक विधाओं में जो रचना हो रही है वो इसी समय में हो रही है। धन्यवाद। आशा है आप सभी को इस वीडियो में कुछ क्लियर हुआ होगा हिंदी काव्य का इतिहास। अगले वीडियो में हम कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के साथ मिलेंगे और विस्तृत अध्ययन करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ साझा करिए। धन्यवाद।